नमस्कार बच्चों। आज मैं आपके सामने बसंत भाग 2 के पाठ 8 श्याम एक किसान कविता को लेकर उपस्थित हुई हूँ। बच्चों, श्याम एक किसान कविता सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी के द्वारा रचित है। श्याम एक किसान कविता को पढ़ने से पहले हम सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी के बारे में कुछ जान लें। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना हिंदी कवि और साहित्यकार थे। उनका जन्म 15 सितंबर बस्ती जिले में हुआ था। उन्होंने साहित्य के क्षेत्र में अनेक कहानियाँ, नाटक और उपन्यास रच के उसे धनी किया। इनकी प्रमुख कविताओं में जंगल का दर्द, खूंटियों पर टंगे लोग, गर्म हवाएं, काठ की घाटियाँ, बांस के पुल, इनका प्रमुख उपन्यास उड़े हुए रंग और इनका नाटक बकरी खासा लोकप्रिय हुआ था। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी का कहना था, जिस देश के पास समृद्ध बाल साहित्य नहीं है, उसका भविष्य उज्जवल नहीं हो सकता। इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। सक्सेना जी की मृत्यु 24 सितंबर 1983 में नई दिल्ली में हुई। बच्चों, हमारी कविता का नाम है श्याम एक किसान, यानी श्याम को एक किसान के रूप में कवि ने दर्शाया है। श्याम को एक किसान के रूप में मानवीकरण के रूप में बताया है और मानवीकरण के क्षेत्र में सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी बहुत निपुण हैं। मानवीकरण वहाँ होता है बच्चों, जहाँ किसी निर्जीव चीज़, स्थिति, वस्तु या घटना को सजीव के रूप में प्रस्तुत करता है कवि। यहाँ पर शाम के समय को, शाम की घटना को, शाम की स्थिति को, संध्या काल की स्थिति को एक किसान के रूप में कवि ने प्रस्तुत किया है। पूरी कविता मानवीकरण के साथ प्रस्तुत हुई है। कवि सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी ने मेघ आए कविता में भी सुंदर मानवीकरण किया है। बच्चों, इस कविता में कवि ने शाम को एक किसान बताया है और आकाश को उसका साफा अर्थात पगड़ी के रूप में दर्शाया है। आप अपनी पुस्तक में देख सकते हैं बच्चों कि कुछ पहाड़ बने हैं और उनके ऊपर आकाश में सफ़ेद बादल छाए हुए हैं। कविता में शाम का वर्णन, ये शाम कैसी है बच्चों? ये शाम शरद ऋतु की एक शाम है। अब यहाँ पर मैं ये बता दूँ बच्चों कि भारतवर्ष में पूरे साल को, पूरे वर्ष को 6 ऋतुओं में बांटा गया है। ग्रीष्म ऋतु, वर्षा ऋतु, बसंत ऋतु, हेमंत ऋतु, शिशिर ऋतु और शरद ऋतु। और यहाँ पर कवि ने शरद ऋतु की शाम का बहुत ही सुंदर वर्णन किया है। प्राकृतिक और स्वाभाविक वर्णन कवि ने किया है। इतना स्वाभाविक है वर्णन बच्चों कि जब हम कविता को पढ़ते हैं तो पाठक के सामने वही दृश्य उभरने लगता है। कविता की पंक्तियां देखिए बच्चों। आकाश का साफा बांधकर सूरज की चिलम खींचता बैठा है पहाड़, घुटनों पर पड़ी है नदी चादर सी, पास ही दहक रही है पलाश के जंगल की अंगीठी, अंधकार दूर पूर्व में सिमटा बैठा है भेड़ों के गल्ले सा, आकाश आसमान साफा पगड़ी, सूरज सूर्य, चिलम मिट्टी का बना हुआ एक छोटा सा सुराख नुमा बर्तन, घुटनों पर पड़ी है नदी चादर सी, चादर के समान, सी समान, पलाश एक प्रकार के फूल,
टेसू के फूल, अंधकार अंधेरा, गल्ले सा समूह, गल्ला समूह। कवि ने जाड़े की एक शाम को किसान के रूप में चित्रित करते हुए बताया है कि दूर स्थित पहाड़ आसमान की पगड़ी को धारण किए हुए है, अर्थात ऐसा प्रतीत होता है कि दूर स्थित पहाड़ किसान के रूप में बैठा है और उसने अपने सिर पर आकाश रूपी बादलों की पगड़ी साफा पहन रखा है। आकाश का साफा बांधकर सूरज की चिलम खींचता और साथ ही वह सूरज की चिलम पी रहा है, सूरज रूपी चिलम को पी रहा है। चिलम एक ऐसा पात्र होता है बच्चों जिसमें सुराख होता है और जिससे धूम्रपान किया जाता है। तो ऐसा प्रतीत होता है कि पहाड़ रूपी किसान बैठा हुआ है और सूरज की चिलम पी रहा है। घुटनों पर पड़ी है नदी चादर सी। उस किसान रूपी पहाड़ के पास से एक नदी बह रही है, जिसे देखकर कवि को ऐसा प्रतीत होता है कि मानो उस किसान ने अपने पैरों पर चादर कर रखी है, यानी वह नदी चादर के समान प्रतीत हो रही है। पास ही दहक रही है पलाश के जंगल की अंगीठी और उसके पास में, उस पहाड़ के पास में एक अंगीठी दहक रही है, जिसमें, और अंगीठी में क्या होता है, लाल लाल अंगारे होते हैं, जिसमें पलाश के जंगल, उस पहाड़ के पास पलाश के जंगल हैं। पलाश ढाक का पेड़, जिसमें छोटे छोटे लाल रंग के, बहुत सुर्ख लाल रंग के फूल लगे होते हैं। ढाक के पेड़ पर खिले हुए लाल लाल फूल अंगीठी में दहकते हुए अंगारों के समान प्रतीत हो रहे हैं। बच्चों, यहाँ पर चादर सी और गल्ले सा दो शब्द आए हैं, जिनमें सी और सा लिखा है। इसलिए यहाँ पर बच्चों सी स समान के प्रयोग के कारण यहाँ पर उपमा अलंकार है। बच्चों, ये पूरी कविता प्रतीकात्मक है और यहाँ पर कभी पहाड़ को किसान के रूप में और कभी आकाश के बादलों को किसान के साफे अर्थात पगड़ी के रूप में बताया गया है। अंधकार दूर पूर्व में सिमटा बैठा है भेड़ों के गल्ले सा। सूर्यास्त होने को है। धरती के पूर्वी क्षितिज पर धीरे धीरे अंधकार गहराने लगा है, अर्थात अंधेरा होने लगा है। धरती के पूर्वी छोर पर गहराता हुआ अंधकार कैसा प्रतीत हो रहा है? किसी सिमटे हुए भेड़ों के झुंड के समान। सिमटा बैठा है भेड़ों के गल्ले सा। किसी सिमटे हुए भेड़ों के झुंड के समान यह अंधकार प्रतीत हो रहा है। बच्चों, तो भावार्थ यह है कि शाम के समय पहाड़ दिन भर से थके हारे चिलम पीते किसी किसान की तरह अपनी थकावट उतारता सा प्रतीत होता है। अर्थात जिस प्रकार से किसान दिन भर काम करता है और शाम को थक हार कर घर आता है और अपनी इस थकावट को चिलम पीते हुए दूर करता है, उसी प्रकार शाम के समय यह पहाड़ दिन भर के थके हारे किसान की भांति चिलम पीता हुआ और अपनी थकावट को दूर करता हुआ प्रतीत हो रहा है। बच्चों, जो पंक्तियां हमने अभी पढ़ी हैं, उनमें पहाड़ का मानवीकरण किया गया है, जैसा कि मैंने कविता शुरू करने से आपको पहले बताया था।
और भाव सौंदर्य में आप लोग लिखेंगे कि शाम के प्राकृतिक दृश्य का सजीव और स्वाभाविक चित्रण किया गया है। आगे बढ़ते हैं। अचानक बोला मोर, जैसे किसी ने आवाज़ दी, सुनते हो? चिलम औंधी, धुआं उठा, सूरज डूबा, अंधेरा छा गया। इन पंक्तियों में कवि ने मोर की आवाज़ को शाम होने का संकेत मानते हुए लिखा है। कवि ने इन पंक्तियों में प्राकृतिक दृश्य को, जाड़े की शाम के प्राकृतिक दृश्य को अचानक होने वाली घटना में बदलने का वर्णन किया है। क्या किया है? अचानक बोला मोर। कवि कहता है कि जाड़े की शाम में प्रकृति में चारों ओर शांति है। जाड़े की शाम कैसी होती है बच्चों? बहुत ठंड होती है, सब अपने अपने घरों में दुबके रहते हैं, तो बहुत ही शांत वातावरण होता है ठंड के कारण। तो जाड़े की शाम में प्रकृति में चारों ओर शांति व्याप्त है। जब इस चारों ओर शांति हो तभी क्या होता है? अचानक, एकदम अचानक से बोला मोर। मोर बोल उठता है जैसे किसी ने आवाज़ दी, मानो किसी ने आवाज़ लगाई हो। क्या आवाज़ लगाई हो? सुनते हो? सुन रहे हो या सुनते हो की आवाज़ लगाई हो। इसके बाद पूरा प्राकृतिक दृश्य तेजी से बदल जाता है। क्या बदल जाता है? चिलम औंधी, सारी घटनाओं में परिवर्तन आ जाता है। चिलम एक और, औंधी मीन्स उलट जाती है। औंधी का मतलब है उलट जाती है। चिलम उलटते हुए, जब चिलम उल्टी हो जाती है तो चिलम उलटते ही आग बुझ जाती है। चिलम एक और उलट जाती है। चिलम उलटते ही जलती हुई आग बुझने लगती है। धुआं उठा, धुआं भी उठने लगता है। अंधेरा, सूरज डूबा और अंधेरा छा गया। डूबने को तैयार सूरज डूब चुका है और शाम ढल गई है। शाम ढल गई है, इसका मतलब क्या है? अंधेरा छा गया है, अर्थात रात हो गई है और रात का अंधेरा गहराता जा रहा है। बच्चों, इन अंतिम पंक्तियों में कवि ने मोर की आवाज़ को शाम होने का संकेत माना है, अर्थात मोर होत की आवाज़ आती है तो इसका अर्थ है कि शाम होने लगी है। और एक तरफ जब शाम होती है तो दूसरी तरफ सूरज डूब जाता है। तो भावार्थ ये है बच्चों कि सूरज के डूबने से चारों ओर कोहरा, अंधेरा छा जाने से, धुएं के फैलने के कारण चारों ओर अंधकार का आभास होना शुरू हो जाता है। कवि कहता है सूरज डूब चुका है और चारों ओर नीरव शांत वातावरण में गहन अंधकार छा गया है। बच्चों, यहाँ पर आपकी कविता शाम एक किसान समाप्त होती है। उम्मीद है आपको ये कविता समझ में आ गई होगी और इससे संबंधित प्रश्न उत्तर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं।